विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान में देश के हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के समान न्याय की परिकल्पना की गई है। संवैधानिक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भारत के हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आज भारत के गणतंत्र होने के 70 वर्षों के बाद भी सबके लिए समान न्याय के अधिकार से देश के करोड़ों नागरिक वंचित हैं। उनके लिए न्याय का अधिकार एक सपना ही रह गया है, खासकर समाज का वो वर्ग जो गरीब, वंचित और पिछड़ा है। उनके लिए न्याय प्राप्त करना दिन पर दिन और भी कठिन हो गया है। दूसरी तरफ न्याय प्रक्रिया इतनी कठिन एवं खर्चीली हो गई है कि वो उनकी पहुंच से दूर है। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के अंतर्गत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। वर्ष 1987 में समानता की इसी संवैधानिकता के आधार पर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए भारत के संसद में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी अधिनियम के तहत नालसा का गठन हुआ, जो 9 नवंबर 1995 को पूरे देश में लागू हुआ। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। एक लाइन में खड़ा हुआ सबसे आखिरी आदमी को भी जस्टिस मिले, वो जस्टिस करके किसी कारण से रह ना जाए, ये एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है। Justice is to be delivered and is to be accessible in accordance with the equality doctrine. Equal access to justice is the underlying theme of all activities of NALSA. नालसा के संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष। साथ ही केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एक सचिव की भी नियुक्ति की है, जो नालसा के कार्यों की देखरेख करते हैं। नालसा के हाथ के नीचे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज काम करती है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नीचे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। दिस इज हाउ देयर आर रूट्स एंड सब रूट्स एंड वी आर रीचिंग टू द सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नीचे तालुका लेवल का भी एक अथॉरिटी होती है, एंड वैसे हम विलेज तक पहुंचते हैं थ्रू पैरालीगल वॉलंटियर्स। हमने 3000 पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम रिपीटेडली ट्रेनिंग देते जाते हैं। दे आर नॉट द लॉयर्स, बट पैरालीगल वॉलंटियर को मोटा मोटी जो लॉज होते हैं वो लॉज की जानकारी हम लोग देते हैं। इसका सिलेबस बनाया हुआ है, 5 दिन का लंबा कोर्स होता है, एंड हम लोग बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक स्टडी करवाते हैं, एंड ये लोग फील्ड में जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रशिक्षित एवं अनुभवी कानूनी स्वयं सेवक हैं, जो जमीनी स्तर पर पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान एवं सहायता करते हैं। ये आपका 1 महीने में आपका कार्रवाई हो जाएगी और पेंशन आपकी आ जाएगी। हर जरूरतमंद औरत, बच्चा, वृद्ध या दिव्यांग को मुफ्त एवं
सक्षम कानूनी सहायता देने के लिए नालसा पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हमको खाना नहीं दिया हमारी बहू ने, और लड़के ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं देते हैं? बहू ने 2 रोटी देनी, 1 कौली में सब्जी, 1 गिलास पानी और थाली में लेकर के मेरे चारपाई के सामने ले आना, और दस्तखत करने के लिए 1 कॉपी थी उसके हाथ में और पेन। मैं रोज आना दस्तखत कर देता था। मैं ये भी नहीं बोलता था कि मेरा पेट भर गया या नहीं भरा, तो किसको कहना था? मतलब मुझे परेशान करते थे। और वो मकान जिसमें वो रह रहे हैं वो किसका है? मैं मेरा है। वो आपका है, आपने ही अपनी आमदनी से बनाया। जी। तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि हम नालसा की तरफ से आपको फ्री में एक एडवोकेट निःशुल्क दे सकते हैं, जो कि आपका सीनियर सिटीज़न कोर्ट के अंदर केस दायर करेगा और आपका मकान आपको आपके बच्चों से वापस दिलवाएगा। ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनको कानूनी सहायता की जरूरत हो, उनको नालसा के अधिकारी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं और उनको उनका हक दिलवाते हैं। नेगी जी का मुकदमा भी नालसा के अधिकारियों ने लड़ा और फैसला उनके हक में हुआ। विधिक सेवा के प्रयास से नेगी जी को उनका मकान वापस मिला। सब वकील साहब की मेहरबानी से हुआ है ये सारा काम। मैं तो उनको ही देता हूँ शाबाशी। लीगल सर्विसेज में काम करने का जो मेन मकसद है वह एक सोशल वर्क है। फीस मायने नहीं रखती। अगर हम सोसाइटी से इतना कुछ हमें मिला है अपने देश से, तो एक लौटाने का तरीका भी है कि हम सोशल वर्क करें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लिटिगेशन, उनको हम न्याय दिलवा सकें बिना किसी खर्च के। नालसा के अधिकारी एवं स्वयंसेवक देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविर चला रहे हैं और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए, थाने को इन्फॉर्म कीजिए, थाने में एफआईआर कीजिए, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मोबाइल वैन्स हैं जिन पे टीवीज लगे हुए हैं, और उसके द्वारा लोगों तक जानकारी दी जा रही है कि सरकार के कितने तरह के सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरह के कानून हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उसको कैसे उनको उसका डिमांड रेस करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, जो शायद उनको मालूम भी नहीं है। कागज वो कह देते हैं पेंशन वाले पूरे नहीं हैं। ऐसे ही कई गांव में मैं गया, लोगों ने अपनी पेंशन की समस्या बताई। मैंने उनको कागजों के साथ अपने दफ्तर में आने के लिए कहा, वो आए और संबंधित विभाग से मैंने संबंधित अधिकारी भी बुला लिए, और कईयों की तो पेंशन अभी अगले महीने से मिलनी भी शुरू हो जाएगी। मेरे पास एक लेडी राजरानी आई और वो काफ़ी तकलीफ में नज़र आ रही थी, अपनी बेटी को साथ लाई थी। उन्होंने बताया कि इन्होंने 12वीं अभी आर्या स्कूल से करी है, लेकिन उसकी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं प्रिंसिपल स्कूल अथॉरिटीज़, और ये भी कहा कि 2 दिन रह गए हैं, अगर मार्कशीट नहीं मिली तो इनका एडमिशन भी किसी लीडिंग कॉलेज में नहीं होगा, जिससे उसका बेटी का उनका भविष्य खराब हो सकता है। पानीपत के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की लड़की शालू, घर के तथाकथित मुखिया शालू के पिता अपनी जिम्मेवारी छोड़कर चले गए। मां राजरानी एक अत्यंत जुझारू महिला, घर के कामकाज, बच्चों के भोजन पानी के साथ घर के किराए की व्यवस्था के लिए भी बाहर काम करती है। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब है। ये तो मैं रेंट पे ही रहती हूँ, मतलब घर का काम भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। सिर्फ मैं ही संभालती हूँ, इसके पापा कोई काम नहीं करते, खर्चा खुर्चा कुछ नहीं देते। और बाकी इसका एडमिशन रह गया था और उनको स्कूल वालों ने पैसे मांगे थे 3600 रुपये। मेरे 134 में नाम आया हुआ है, दोनों बेटियों का आया हुआ है, तो इसका अब तो नहीं हो रहा। पिछले साल हो गया था, तो इसका वही पैसे मांगे थे 3600 रुपये दो तो हम मार्कशीट देंगे, तो अदरवाइज नहीं देंगे वरना। और मैं बहुत संघर्ष करके इनका वो कर रही हूँ भाई मेरे बच्चे पढ़ जाएं बस। 3600 रुपये न देने के कारण आज शालू उस दोराहे पर खड़ी थी जहां से उसका जीवन एक अलग दिशा में चला जाता। मां के सपने बिखर रहे थे, अपनी बेटियों को योग्य बनाने का सपना। हतोत्साहित राजरानी को एक दिन अपने एक पड़ोसी से बातचीत के दौरान न्यायिक सेवा अधिकारी नालसा के बारे में पता चला, तो वो तुरंत पानीपत के एडीआर केंद्र में पहुंची और उसके फलस्वरूप
पानीपत जिला न्यायिक स्वयंसेवक सुनीता शालू उनके घर तक आईं। पूरी कहानी सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि शालू का भविष्य सुरक्षित रहेगा। की बेटी जो है कौन से स्कूल में है? पानीपत जिला केंद्र सचिव ने शालू की समस्या सुनी और उस पर तुरंत कार्रवाई की। तो महासिंह जी, आप पीएलवी हैं, आपको ये थोड़ा काम देते हैं, तो आप जाइए और वहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से एकदम फ़ोन पे उनकी बात करवा दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करने के बाद उन्होंने भी इस मैटर को समझा। उन्होंने प्रिंसिपल के स्कूल वालों को लेटर लिखा, तो उसके बाद ही कहीं जाकर प्रिंसिपल ने उसकी मार्कशीट इशू की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हस्तक्षेप के कारण न सिर्फ शालू को मार्कशीट मिली, आर्य गर्ल्स कॉलेज में बिना किसी फीस के दाखिला भी मिला। ये सामाजिक कार्य जिला विधिक अधिकारियों ने किया, जो सिर्फ एक बच्ची को ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी को सक्षम और स्वतंत्र बनाएगा। इसके साथ ही समाज में प्रचलित अंधविश्वास एवं कुरीतियों जैसे बाल विवाह, डायन प्रथा इत्यादि को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा भी नालसा ने उठाया जो है। किसी औरत को डायन कहकर उसको मेंटली या फिजिकल टॉर्चर करता है, उसकी सजा है हमारे पास। राजस्थान की पहाड़ियों के बीच बसा एक अलग थलग सा गांव सराडा, जहां पढ़ने लिखने कुछ सीखने की उम्र में छोटी सी सरिता को ब्याहा जा रहा है। उज्जवल भविष्य की कल्पना वाली सरिता की शादी इसीलिए की जा रही है कि पिता कांतिलाल पर समाज का दबाव है। और राजस्थान में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है। तो उन 16 डिस्ट्रिक्टों में कुछ खास ध्यान दिया जा रहा है और जो जज, हाईकोर्ट के जज साहब वहां उस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, वो लोग भी वहां जाते हैं जब उस पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रास रूट्स पर लोगों को इसकी जागरूकता देना। नाबालिग उम्र में शादी कराना काम। सरिता के माँ बाप को स्थानीय थाने में भी बुलाया गया और इस विवाह के कानूनी जुर्म होने की जानकारी दी गई। सरिता के बापू ने अपनी मजबूरी बताई, मगर सरिता का जीवन नष्ट हो जाएगा इस बात को भी समझा। बाल विवाह कराने से क्या बच्चे की सारी शारीरिक शिक्षा, मानसिक तौर से सारी अपने को कमजोरी आगे नजर आएगी। उससे क्या पूरी जिंदगी एक बर्बादी की ओर जाएगी और बच्ची का भविष्य खराब करके अपन बैठ जाएंगे। जो आप द्वारा समझाया गया वो मैं समझ गया हूँ सर। नाबालिग का शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, अब भविष्य में भी नहीं होगी। अब बच्ची मेरी पढ़ रही है वाजिब, कोई किसी प्रकार का कोई उम्र से पहले जो 18 साल की उम्र पूरी नहीं होगी उसके पहले हम शादी नहीं कराएंगे। मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मैं पूरी पढ़ाई करके फिर मैं पुलिस ही बनना चाहूँगी। पुलिस बन के मैं जो गलत काम होते होंगे उनको तो मैं एक तो सही करूँगी, और जहाँ बाल विवाह होता होगा वहाँ पे मैं बाल विवाह रोकूंगी। अधिनियम की धारा 19 के तहत देश के सभी जिलों में लोक अदालतें स्थापित की गई हैं, जो निरंतर कार्य करती हैं। आप दोनों के बीच में अदालत में मुकदमा चल रहा है। हाँ जी। गाली दी, मेरे पे झगड़ा कर उतारों के हाथ उठाया, पहले इन्होंने करी हुजूर। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कि जितने भी पेटी ऑफेंसेस हैं, हो गया मेरा। दे आर क्लॉगिंग द होल सिस्टम। इफ वी टेक दीज मैटर्स टू लोक अदालत एंड दे आर डिसाइडेड, इससे दो फायदे होंगे। जल्दी डिसीजन होगा, एडिक्वेट और सेटिस्फैक्टरी कॉम्पनसेशन मिल जाएगा उसको, एंड कोर्ट्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज कंटेंशियल इशूज विद डिजर्व इंडल्जेंस ऑफ द कोर्ट। शादी होने के बाद में पता लगा कि बहुत ड्रिंक करते हैं, फिर मैंने कहा देखते हैं 1-2 साल तक निकालते हैं इनके साथ। फिर भी ये नहीं सुधरे, फिर भी पीना, वही मारना। मैं परेशान हो चुकी थी, बच्चे भी बहुत दुखी रहते थे। वही अपनी मम्मी पापा से बातें करना, मेरे मम्मी पापा कहना नहीं मानना। शादी के 2 महीने 2.5 महीने बाद ही हम अलग हो गए थे मम्मी पापा से मेरे। फिर घर वालों ने कहा कि चलो अपन तो केस कर देते हैं। फिर मैंने केस किया। मैंने भी ये कह दिया था चले तो चले, मेरा भी यही था पहले, ये चलेगा केस, बच्चे मैं लेकर रहूँगा, डिवोर्स नहीं दूंगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग आराम से अपनी बात को कर सकते हैं। यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाती, किसी को भी नहीं बताई जाती है, ना ही कोई एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट होती है कि आपने जो बोला मैंने नोट डाउन करके कोर्ट में भिजवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में जो राजीनामा होगा वही कोर्ट में जाएगा और कोई बातें नहीं जाती। और जब बीच बिचाव की बात हुई, रास्ता निकालने की बात हुई,
दोनों पक्षों को खुलकर एक दूसरे की अपेक्षाओं की चर्चा हुई तो धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, रास्ते खुलने लगे। मुस्कुरा के आइए, इनको भी हंसी आ गई। कुछ कदम कृष्णा चली, कुछ सत्येंद्र बढ़े और बंधन फिर से मजबूत हो गए। वैदिक सेवा की मदद से सालों के मुकदमेबाजी और कटुता से छुटकारा मिला। हमारे पास ऐसे हर एक जगह पर लीगल एड क्लिनिक खुले हैं। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं वैसे लीगल एड क्लिनिक होता है। एंड कोई भी आदमी वो लीगल एड क्लिनिक में जाए तो वहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, हमारे लॉयर्स बैठे हुए हैं जिसको हम रिटेनर लॉयर्स बोलते हैं। अपनी ओरिजिनल पत्री लेकर जी मैं कोर्ट में आई। हाँ जी। तो मेरी किसी को सुना। सबसे पहले तो बात यह है कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और जहाँ से कहीं से भी कानूनी सहायता किसी को प्राप्त नहीं होती है, हथाखार के बैठ चुके होते हैं, आगे फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में हो जाता है, और जिन ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनकी एज पॉसिबल एज हम इनकी हेल्प करते हैं। नालसा की योजनाएं आम आदमी तक समान रूप से पहुंचे, इसके लिए जिला कोर्ट, सरकारी संस्थानों एवं जेलों के अंदर कानूनी सहायता केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इन कानूनी सहायता केंद्रों में नालसा के न्यायिक स्वयंसेवक तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकील बिना किसी शुल्क के अपनी सेवा प्रदान करते हैं। प्रेम जी, इनसे और भी कुछ चीज पूछ लीजिएगा। अगर और भी कोई चीज जानकारी होगी तो इनसे, अगर लिखना पढ़ना जानती हैं आप? ये कहानी खूंटी जिला के कर्रा गांव की एक बेटी की है। आवेदन में इनसे और सुनीता करकट्टा अपने पिता के असमय मृत्यु के बाद बीमार मां और खुद के जीवन यापन के लिए रांची शहर में काम करने लगी थी। वो करीब साल भर पहले सुनीता के साथ एक हादसा हो गया। सुनीता के केस में एज ए लॉयर अपॉइंट हुए तो देन अगेन हम जो है जेल विजिट किया, होटवार जेल, और सुनीता के रियल हिस्ट्री और केस के बारे में हमने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। मेरा ही बिछौना में हमको पटक दिया था और ज़बरदस्ती जब बलात्कार करना शुरू कर दिया तो मैं छटपटाने लगी और मेरे हाथ में उसी समय में हथौड़ा आ गई। डंटा के जैसा दिखा था, हम डंटा है बोल के खींचे तो डंटा नहीं था। मैं डिप्रेशन में थी और मैं अपने बचाव के लिए मैं उसको चला दी थी, मैं उसको जानबूझ के कुछ भी नहीं की थी। तो सुनीता से बात करने के दौरान मुझे पता चला कि सुनीता जिस केस में 302 आईपीसी के मर्डर के केस में वो जेल में बंद है, जिस व्यक्ति के लिए, उससे संबंधित एक नई हिस्ट्री हमको जानकारी मिली सुनीता के द्वारा कि सुनीता के ऊपर उसी व्यक्ति ने एक रेप अटेम्प्ट किया था। उससे सारी केस की जानकारी लेने के बाद हमने तुरंत जो है जज साहब के यहाँ उसका बेल फाइल किया और जज साहब के यहाँ काफ़ी बहस करने के बाद जज साहब कन्विंस होकर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश किए। हम इसीलिए खड़े हैं, हम एक ब्रिज हैं अथॉरिटी और लोगों के बीच के अंदर, हम उनका एक माध्यम हैं। हम उनकी जो कानून के दायरे के अंदर उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनके केसेस हैं, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा एक्ट बोलता है। मुकदमे की सुनवाई अपनी गति से चल रही है। सुनीता को गांव वालों का सहारा तो मिला ही है, विधिक सेवा के स्वयं सेवक भी आते रहते हैं उसे भरोसा देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। हादसे से उबरती सुनीता ने फिर से अपने जीवन के बिखरे तिनकों को समेटना शुरू किया है। मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरा है उसने। पढ़ लिख कर वो नौकरी करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। प्राकृतिक या फिर किसी भीषण दुर्घटना से हुई आपदा जैसे कठिन समय में भी नालसा ने लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। 2001 गुजरात में आया भूकंप हो या 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ की विभीषिका जिसमें हजारों जानें चली गईं और लाखों लोग बेघर हो गए, नालसा ने असहाय पीड़ितों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया और आपदा प्रबंधन योजना के तहत राज्य एवं
जिला विधिक प्राधिकरण के साथ मिलकर सरकारी कल्याण योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया। इस तरह नालसा ने सरकार और आम जन के बीच पुल का काम किया। एक ऐसी जीवट महिला 70 वर्षीय चंद्रिका बेन भी इस विपत्ति का शिकार हुई। विधवा चंद्रिका अपने 42 वर्षीय पुत्र के साथ भुज में रहती थी। इस भूकंप ने सिर्फ उनका आसरा ही नहीं छीना, उनके पुत्र के अंदर किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत तक छीन ली। आसपास इतनी हानि, नुकसान और मौतें देखकर उनका पुत्र गहरे सदमे का शिकार हो गया। रात को भूकंप आया और सोता था और ऊपर मकान गिरने लगा। थोड़ा हमें बाहर निकल गया। सब सामान इसका गल्ला था बाजू में, ये गिर गया। दिमाग में सब ले लिया है। इसके लिए मालूम नहीं पड़ता मगज में कि मैं क्या करूं। ये परिस्थिति बहुत मेरी खराब है ने, इसलिए ने बहुत आघात लग गया कि मेरी मम्मी बहुत गरीब है। सरकार से ये छापा में आया था कि मकान गिर गया हुआ है, इसको सहाय मिले। जब भी भूकंप आया उसका मकान गिर गया, हमको पता चला। हम विधि सहायक लोग इसके घर तक पहुँचे और उनका नाम नोट किया। नाम नोट के उसके हम गवर्नमेंट में सब भेजा कि इसके साथ ऐसा हुआ है, भूकंप के पीछे उसके लेने के लिए घर नहीं है। उसका बेटा है वो भी मेंटली अपसेट हो गया भयानक भूकंप देख के। तो हमने तभी से कार्रवाई उसकी शुरू की। उसके बेटे को ट्रीटमेंट मिले और इनको सहायता मिले, उनका मकान फिर से बने, इसलिए गवर्नमेंट में से उसको सहायता मिली है। और आज वो माँ जी है, मोटी उम्र बड़ी उम्र के हैं, तो वो इस घर में उस अपने जो लड़का है उसकी देखभाल रख रहे हैं और उसके साथ वो अपने भुज शहर के अंदर काम पे जाके जो शाम को अपने को 20, 40, 50, 100 रुपया मिलता है उसमें से इनका निर्वाह भी साथ में कर रहे हैं। सरकार मारा बापा ने दीकरा આટલો આશરો આપ્યો છે તે જીવન જાય છે, મજૂરી કરીને ખાઉં છું, ખવડાવું છું છોકરાને। हिम्मत तो रखना पड़ेगा। नालसा बाल श्रमिक, बलात्कार पीड़ित, मानव तस्करी की शिकार या तेजाब हमले से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए मुआवजा एवं पुनर्वास की योजना स्वयं बनाती है और उसे कारगर तौर पर कार्यान्वित करती है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रालसा से मेरे पास एक पत्रावली आई श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल की। मैंने जब ये फाइल देखी तो ये एक एसिड विक्टिम का केस था। उसके एक दिन बाद उनके भाई राजकुमारी अग्रवाल जी के भाई श्री भुवनेश्वर कुमार मेरे पास आए। उन्होंने FIR की कॉपी दिखाई और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। हमारे सामने समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कि उनकी बहन को जल्द से जल्द राशि दिलाई जाए जिससे उनका इलाज प्रॉपरली हो पाए। लगभग अभी तक मैम कितना कॉस्ट लग गया होगा आपके ट्रीटमेंट में? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती फिगर, क्योंकि एक्चुअली मेरे ब्रदर और मेरा बेटा देख रहे हैं ये सब चीज़ें। मेरे को कम से कम ये लोग इंटीमेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, मगर तकरीबन 1.5-2 लाख तो लग गया मेरे इसमें। इसके बाद हमने सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर की मीटिंग कॉल करवाई। प्रोविज़न हमारे यहाँ पे है वो एसिड अटैक की विक्टिम में 3 लाख तक का कंपनसेशन जो दिलाने का प्रोविज़न है हमारे। नो डाउट उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। एक तूफान में एक चिंगारी जिसे कहते हैं, तो एक दिया रोशनी का मुझे मिला। मुझे लगा कि है कोई की कोई हेल्प करने के लिए थोड़ी बहुत। राजकुमारी को उनके खोए आत्मविश्वास को फिर से पाने में पता नहीं कितना वक्त लगे, लेकिन विधि सेवा के प्रयास से उनका दर्द कुछ कम तो जरूर हुआ है। फिर से वो अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास तो कर ही रही हैं। देखिए, चाइल्ड राइट्स को लेकर के या औरतों के अधिकारों को लेकर के हमारे यहाँ कानूनी प्रावधान बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म हमें चाहिए, उसमें जितनी भी कमियां आज तक नज़र आई हैं उसमें सालसा का और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का, नालसा का, इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका है और वो निभाना शुरू हुआ है। बचपन, खुल के हर छोटी बात पर हंसना, खुले मैदान में दौड़ना, उछलना, कूदना,
गिरकर फिर संभलना, रूठना और फिर पल भर में बिना किसी के मनाए मान जाना, सीखना, पढ़ना, लिखना, सपने देखना खुली आंखों से। बचपन ईश्वर का पर्याय। उन्मुक्त जीवन पर जब काम का भार आ जाता है, कोमल हाथों में कलम, पेंसिल, कूची के बदले जब औजार और झाड़ू पकड़ने की बाध्यता आ जाती है, तो बाल मन का भोलापन कटुता से भर जाता है। आंखें सूनी, निस्तेज हो जाती हैं और इसे कहते हैं बाल दास्ता या चाइल्ड लेबर। भारत में हर 11 बच्चे में से एक बच्चा मजदूरी कर रहा है। बाल दास्ता के इस अन्यायपूर्ण प्रचलन से समाज को मुक्त करने के लिए नालसा ने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इन बच्चों के बचाव के साथ साथ पुनर्वास और आश्रय भी दिया। इनमें बचपन बचाओ आंदोलन संस्था का योगदान महत्वपूर्ण रहा। लीगल एड अथॉरिटी और हम लोग मिलकर जो बच्चों की मुक्ति का प्रयास करते हैं, तो 2009 से लेके अब तक करीब 3800 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया दिल्ली अकेले से। और ये बच्चे ज़्यादातर बाल दुर्व्यापार या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार थे, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर या यूँ कहिए कि बाल दास्ता के शिकार थे। पहली बार ऐसा हुआ कि न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय बल्कि न्यायपालिका के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदयगण और हाई कोर्ट के लोग, इसके अलावा प्रशासन के स्तर पर केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और जो बाल अधिकारों के लिए संरक्षण आयोग बने हैं उनके अधिकारीगण सब इकट्ठे हुए और पहली बार हम लोगों ने इस पर मिलजुल कर एक चर्चा की और एक ठोस एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे बच्चों का पुनर्वास होना चाहिए, किस तरह सरकार की भूमिका होनी चाहिए, किस तरह समाज की भूमिका होनी चाहिए और न्यायपालिका को उसको कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये अभी हाल में ही हुआ है। अपनी स्थापना के 21 वर्षों में नालसा का दायरा लगातार बढ़ता गया है। अब तक तकरीबन 2 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को नालसा ने कानूनी मदद पहुंचाई है। लोक अदालत के माध्यम से लगभग 1 करोड़ मुकदमों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है, जिसमें 900 करोड़ की राशि के विवाद का समझौता हुआ है। इसके अंदर सबों को आसानी से न्याय की सुविधा मिले, इसके लिए नालसा ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। नालसा के अंतर्गत न्याय को जमीनी स्तर पर हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए 28,000 से भी अधिक स्वयंसेवक और 8,000 से भी अधिक वकील सतत कार्य कर रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक के लिए सुनिश्चित किए गए समान न्याय की अवधारणा की पूर्ति की दिशा में नालसा के अधिकारी एवं स्वयंसेवक पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। नालसा का भविष्य बहुत उज्जवल है। नालसा की एक्टिविटीज़ इस देश में बढ़ेंगी और नालसा को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को अपने कंधे मजबूत करने चाहिए और ऐसे चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सबके लिए एक समान न्याय की क्रांति, निःशुल्क एवं त्वरित न्याय की एक उम्मीद, एक नई रोशनी। हर आंगन में चम चम चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तक पहुँचाएंगे। औरत बच्चे दुखिया निर्धन हम बोलेंगे सबके लिए। अब न्यायालय के दरवाजे हम खोलेंगे सबके लिए। निर्बल का बल बन जाएंगे, देंगे सबको सहारा। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नालसा
पिछड़े तबके, मुफ्त दिलाएंगे हक सबको, हम साथी हैं सबके। ऊंच नीच धनी निर्धन में अब ना हो बंटवारा,